तो उत्तराखंड बोर्ड वालों का आज केमिस्ट्री का पेपर था, यानी कि 12 तारीख में, और 2022 का रिव्यू कर रहा हूँ मैं पेपर का। रिव्यू का करना मतलब पेपर अपने में देखते हैं अब कैसा आया था। कुछ बच्चों को पेपर हार्ड लग सकता है और कुछ लोगों को पेपर मक्खन लग सकता है, और बीच के मतलब थोड़ा मिडल का भी रह सकता है कि किसी को हार्ड भी लगा हो कुछ, और कुछ पोर्शन थोड़ा मीडियम रहा हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं रिव्यू दूंगा वो आपको अभी पता चल जाएगा। पेपर को स्टार्ट हम करते हैं। हाँ, एक चीज़ बता रहा हूँ कि चलो रिव्यू कर लेते हैं फिर बताते हैं। तो अब यहाँ पे निम्न में से कौन सा कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? हर साल हर बार एक नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से 101% दिखता है। इस बार क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हट के दिया है, लेकिन जिसने थ्योरी इस चैप्टर की ढंग से पढ़ रखी होगी वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। NaCl भैया एक प्रकार का आयनिक यौगिक है, ये कभी भी नहीं बना सकता कोलाइडी विलयन। ग्लूकोज नो चांस। स्टार्च ये आपने इस चैप्टर में बहुत बार पढ़ा होगा, और स्टार्च इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों के, लेकिन हाँ कुछ डाउट रहते हैं तो वो मैं बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन अपने में अच्छा था। इसके बाद एल्कोहल जल में विलय होते हैं क्यों? इनका जल से अधिक अणुभार होता है कि ये आप खुद बताओ कि ये आंसर होगा इतना इतना मतलब भद्दा आंसर। ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। जिसको केमिस्ट्री आती होगी वो यहाँ 1 मिनट के लिए रुका होगा। ये जल को विस्थापित करते हैं, इनमें से कोई नहीं भैया। सेकंड ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, आप केमिस्ट्री से ऐसी ही तुलना करेंगे इस क्वेश्चन की, और इस टाइप का क्वेश्चन आया और यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद K4FeCN का होल 6, इसके में आपको Fe की उपसह संयोजन संख्या क्या होगी ये बतानी है। उपसह संयोजन संख्या भाई जरा यहाँ पे गौर करो, ऑक्सीकरण संख्या नहीं पूछी, ठीक है, उपसह संयोजन संख्या पूछी है। तो ये क्या होगी? आप कहेंगे 6 होगी। ठीक है, उपसह संयोजन संख्या इसकी 6 होती है CN, तो राइट आंसर 6 है। मोस्टली बच्चे ऑक्सीकरण संख्या ये नहीं पढ़ा बच्चों ने, और इनमें से कोई नहीं पे टिक लगा के आए होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 होगा भाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्मेलिन। यार मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है, इसको तो मैं बात ही नहीं करूँगा। लेकिन जो बच्चे यार मतलब क्या बोलूँ अब मैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें बिल्कुल ही मतलब 70 नंबर का पेपर भी पॉइंट टू पॉइंट चाहिए, तो उनके बारे में अब मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। ठीक है, वो चाहते हैं कि 70 में से 70 नंबर का बताया हुआ पेपर आ जाए। भाई कहीं पे भी चले जाओ, और अगर ऐसा मिल गया तो मुझे भी बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड इसका पहला वाला आंसर है। ये क्वेश्चन तो फिर भी बहुत बार आया हुआ है। किन्हीं 2 प्रोटीनों के नाम। अब भाई इतने एग्जाम्पल पढ़ते हो, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, वो चैप्टर 2 प्रोटीनों के नाम थे, 1 नंबर में बड़ी आसानी से कर भी दिए होंगे किसी ने। हाँ, संक्रमण तत्व कर्णन एंथैल्पी के उच्चतम मान क्यों दर्शाते हैं? ये क्वेश्चन अच्छा था। अगर आप ध्यान से देखो, कर्णन एंथैल्पी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्णन एंथैल्पी बच्चे नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते? बहुत अलग रीज़न होगा, जो भी रीज़न हो सकते हैं, तो शायद वो ये क्वेश्चन नहीं करके आए होंगे, लेकिन ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, और जिसने पढ़ा उसने 1 नंबर में अच्छा करके कर दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों पे। ठीक है, इसके बाद निम्न यौगिकों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन। 1 नंबर का अच्छा सवाल, बिल्कुल सिंपल सवाल। 1 डिग्री घेरा, 2 डिग्री घेरा, 3 डिग्री घेरा, साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर है छिला अंडा जल में रखने पर फूलता है जबकि सांद्र NaCl के विलयन में सिकुड़ जाता है, क्यों? तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे शायद नहीं कर पाए होंगे, या पता नहीं क्या क्या तिगड़म बैठा के आते होंगे। इसका आंसर आपको अवशोषण और जो आपने अवशोषण पढ़ा था ना आप लोगों ने, ठीक है, विसरण और परासरण, उस घटना पे आधारित है। ठीक है, आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन तो ज़रूर पढ़ रखा होगा बहुतों ने, कि जो अंगूर है वो क्यों NaCl में रखने पे सिकुड़ जाता है, पानी में रखने पे फूल जाता है। तो जब ये क्वेश्चन कराए जा रहे थे, जब मैं भी बताऊं, जैसे मैं अपनी कोचिंग में करा रहा था इस टाइप के क्वेश्चन, तो मैंने बच्चों को बोला था कि केवल इसी पे बेस मत जाना। ठीक है, आपसे इस टाइप के और क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कि जैसे यहीं पूछ लिया। अब जो बच्चे ने उस चीज़ को समझा होगा, केमिस्ट्री को क्या करते हैं ना बच्चे, देखो केमिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं है। हर एक क्वेश्चन के आंसर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आप खाली उस क्वेश्चन को रट के गए होगे, और अगर आप ये नहीं कर पा रहे, तो सोचना एक बार। ठीक है, आपकी स्थिति सही नहीं थी बिल्कुल भी। केमिस्ट्री को रट के नहीं जाना है हम लोगों को कभी भी। ये आने वाले और स्टूडेंट जो इसकी रिव्यू वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उनको भी मैं गाइड करूंगा कि खाली आपने जो एक क्वेश्चन पढ़ा विसरण परासरण के बेस पे, आप उसके ही आंसर करके जाओ, नहीं, आपको उस पे बेस्ड 100 क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इन सब की चीज़ें पता होनी चाहिए, तब आप जाके केमिस्ट्री में कुछ करने लायक बन सकेंगे। फिर ये क्वेश्चन तो रहता ही रहता है कि पहले क्यों हेलो एल्केन नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं, हेलो एरिन इलेक्ट्रॉन नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। कारण 2 नंबर का आसानी से। जरा 10वें क्वेश्चन पे फोकस करो। ठीक है, अभी तक मैंने जो ये क्वेश्चन पेपर देखे हैं, ठीक है, 10वें तक मैं आ गया हूँ, मुझे अभी तक कोई भी हार्ड चीज़ नहीं लगी इसके अंदर। बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा अलग आया पेपर, तो अभी मैं देखता हूँ कि कैसे अलग आया। ठीक है, अभी तक तो इतना नहीं। हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है,
ठीक है, लेकिन तरीका नहीं चेंज हुआ है। क्वेश्चन आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल नए टॉपिक से बना के दे दिए, ठीक है, टॉपिक वही थे और जो आपकी केमिस्ट्री है इसमें से क्वेश्चन उस टॉपिक के अंदर से कुछ भी बना सकता है, ठीक है, कोई सा भी रीज़न दे सकता है, तो वही हो रहा है अभी। सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरित डी कक्षक 4d10 है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह संक्रमण तत्व है, ठीक है, इसका रीज़न बताना है कि ये संक्रमण तत्व है, कैसे है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि भैया संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इसकी आप छोटी सी परिभाषा यहाँ पे लिख देते हैं। फिर D10 एक पूरी भरी हुई अवस्था है, तो क्या ये संक्रमण तत्व है, ठीक है। तो सिल्वर जो है वैसे संक्रमण तत्व नहीं होना चाहिए था क्योंकि इसकी पूरी भरी अवस्था है, लेकिन जिन्होंने, फिर से वही वाली बात है, जिन्होंने सही से चीज़ें पढ़ रखी हैं वो आसानी से ये क्वेश्चन का आंसर लिख के आते। ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था चेंज करता है, प्लस चार्ज लाता है, जिसके कारण इसमें कमी आती है, इसके D10 कक्षक अपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए ये संक्रमण तत्व होगा। तो इस तरीके से रीज़न आप लिखते 2 नंबर मिल जाता, आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना था, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। फिर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार बताया हुआ है, उसमें से आया है। अब एकक कोशिका के अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटर के नाम। अब ये क्वेश्चन देख के भी बच्चे चौंक गए होंगे। ये क्वेश्चन भाई बहुत ही सिंपल है। पैरामीटर 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें 3 लंबाइयाँ होती हैं, ABC, X, Y, Z अक्ष की, 3 कोण होते हैं, उन अक्षों के बीच के 6 पैरामीटर होते हैं। तो इसके नाम बताने थे आप लोगों को। इसके बाद ब्रेविश करके भी आती है चीज़ें, तो यहाँ पे हम उसके नहीं जा रहे, 1 नंबर में इतना लिख दोगे, नंबर दे देगा टीचर। फिर शॉर्ट के फ्रैंकल दोष, सिंपल चीज़ स्पष्ट करना है। देखो सिंपल, यहाँ पे 1-1 नंबर के 2 कारण आए हैं। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय क्यों, सिंपल चीज़, ठीक है, बहुत से ट्यूशन वाले भी करा देते हैं। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है, तो ये भी सिंपल चीज़ है। इसके 2 चीज़ों के आंसर, मैं देखो मेरे मुंह से सिंपल निकल रहा है, लेकिन जिन बच्चों ने शायद नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ये हार्ड होगा, लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आप छोड़ के आओ, ये करने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी जो छोड़ के आया होगा कुछ नहीं पढ़ा उसने मेरे हिसाब से। आपको द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना करनी थी। चलो मैं मानता हूँ कि द्रव्यमान प्रतिशतता शायद नहीं करके आए होंगे बहुत से बच्चे, क्यों, क्योंकि ये 11th क्लास की चीज़ है। लेकिन इसके अथवा में ज़रा एक क्वेश्चन देखो, 1 लीटर के समुद्र में इतना ऑक्सीजन घुली है, ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में आपको बतानी है। अब मैंने ppm में सांद्रता के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको नहीं बताए थे, लेकिन मैंने आपको बोला था ppm में सांद्रता की परिभाषा पढ़ना। तो भाई इस सवाल में आपने अगर परिभाषा पढ़ी होगी तो फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। फॉर्मूला अगर पढ़ा होगा तो ये बस कुछ नहीं है, फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, आपको फॉर्मूले में मान रखने थे और कुछ नहीं। फ्री के 2 नंबर थे ये आप लोगों के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी हम फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार पढ़ते हैं तो उसमें ये रीज़न जरूर लिखते हैं। इसने बोला व्याख्या भी कर दो, ठीक है, तो आपको व्याख्या केवल इस तरीके से करनी थी कि फ्लोरीन जो है वो बहुत ही विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, जिसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 तक चली जाती है। भैया विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो जिनको बेसिक आते हैं ना वो ऐसे क्वेश्चन लगा लेते हैं और आराम से नंबर भी पा लेते हैं, क्योंकि आपको कोई 2 पेज, 1 पेज या आधा पेज नहीं बनना इन क्वेश्चनों में। पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने हैं, 2 होगा 2 मिलेगा, 1 है 1 मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे जिनको आता है थोड़ा बहुत। देखो बेसिक बहुत आने ज़रूरी हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए। जब मैं आपको 7वें चैप्टर की इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा था तो मैं आपसे एक चीज़ बार बार कह रहा था कि यही क्वेश्चन करके ले जाओ, ऐसा मत करना। क्वेश्चन कोई सा भी दे सकता है, किसी तरीके का दे सकता है, बेसिक पढ़ के जाओ। और जैसे ही कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आए हैं 25 नंबर तक का पेपर उसमें से आया है, मैंने ये देखा था। लेकिन हाँ बाकी की चीज़ें अदर आई हैं जो मैंने आपको बोला था कि अलग अलग तरीके से भी आएगा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन, एल्कोसॉल एरोसॉल। एल्कोसॉल बहुत से बच्चे शायद नहीं कर पाए होंगे, एरोसॉल कर लेते हैं, लेकिन चलो अथवा में आते हैं तो हार्डी-शुल्ज़ नियम जो इंपॉर्टेंट रहता ही है ये आप लोगों ने कर दिया होगा। फिर IUPAC नाम, तो IUPAC नाम भी बच्चे इसके पढ़ के जाते हैं, मैंने बताया था कि करके जाना, तो ये भी आया था। अब बताओ आप लोग कि ऐसे पेपर में अभी तक में आप लोग क्या हर चीज़ बोल सकते हो, ठीक है। हाँ जिनके बेसिक बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे या बिल्कुल रट के जो जाते हैं ना, उनके लिए तो पेपर अच्छा ही खासा था ये, ठीक है, उनके लिए तो पेपर क्या, उनके लिए बोर्ड ही अच्छा खासा था, समझ लो। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, लिख दिया होगा आपने। अब अगला क्वेश्चन देखो 19वां, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या है। अरे अभिलक्षण लिखने थे भाई, चुंबकीय व्यवहार, ये सब धातुओं के गुण लिखने थे। 1 नंबर में 2-3 लिख देते, फ्री के नंबर मिल जाते। डी ब्लॉक के तत्वों में कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जा सकते। भैया एग्जाम्पल लिख दो जिनके डी कक्षक पूर्ण होते हैं, 1 नंबर यहाँ मिल गया। संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। अरे अनुचुंबकीय के होते हैं, इसका रीज़न लिखना था, मैंने आपको बताया था चुंबकीय व्यवहार वाला आता ही है और आया भी इस टाइप में, ठीक है। जिनको अनुचुंबक क्यों होते हैं इसका रीज़न पता था, 1 नंबर लिख देंगे भैया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे इसलिए अनुचुंबकीय होते हैं, बात खत्म, ठीक है। तो इतना लिखना 1 नंबर मिल जाता, तो सिंपल चीज़ थी। अब आगे बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन। मैंने जब आपको न्यूमेरिकल बोला था तो मैंने उसमें न्यूमेरिकल बोला था आप लोगों को मोलर उन्नयन स्थिरांक में, और आ गया हिमांक में अवनमन वाला। ठीक है, तो क्या आप लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे? देखो क्वेश्चन को पढ़ो। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, फॉर्मूला भी लिख दिया साइड में, इसको इतने ग्राम जल में मिलाया जाता है, विलयन के हिमांक अवनमन की गणना करनी है। अरे यार, मोलर अवनमन स्थिरांक तो देता ही है, खाली और खाली फॉर्मूला लगाना था बस। ठीक है, एकदम कर देते ये चीज़ें। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि 20 क्वेश्चन तक हम आ गए। ठीक है, और 20 क्वेश्चन तक आते आते जितना मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे नंबर आ गए होंगे, 30 नंबर तक तो आ ही जाएंगे। 30 में से 20 नंबर भी लाने मुश्किल हो रहे थे क्या आप लोगों के लिए? ठीक है, अब रीज़न ये है कि आप लोग यूट्यूब में बहुत लोगों की वीडियो देख के जाते हो, और वो ऐसे लोग भी होते हैं शायद जिनका इन सब्जेक्टों से दूर दूर तक कोई नाता भी ना हो। ठीक है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन मैं देख रहा था, 1-2 चैनल हैं यूट्यूब पे, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड के लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मुझे जब मैं देख रहा था मुझे देख के गुस्सा भी आया कि यार बच्चे नीचे कमेंट कितने अच्छे अच्छे कर रहे थे, सर वाह मज़ा आ गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा। लेकिन उन क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो समझ में आया कि यार इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते पेपर में। तो आप जब ऐसे लोगों की वीडियोस देख के जाओगे, ठीक है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, क्या क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से आते हैं। अब तो फिर भैया थोड़ा पता होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत में आओगे हमेशा। साम्य स्थिरांक परिकल्पित करना है, नट समीकरण पे बेस अपना ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, आसानी से कर दिया होगा आप लोगों ने। इस पर मैंने बोला था क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये भी आए हैं। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन नया मुझे दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 22 दिखा। इस परिस्थितियों में क्या प्रेक्षण होंगे जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी सॉल्ट में से गमन करता है? ठीक है, जल योजित फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट में NaCl विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, कोलाइडी सॉल्ट में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, देखो जब ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा तो मुझे इसके 2 के तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगे। ऐसा नहीं है कि आप 3 में से 3 ही नहीं कर पाओ। जब आप लोग कोलाइडी विलयन की परिभाषा पढ़ते हैं, वहाँ पे आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कोलाइडी विलयन में से प्रकाश किरण पुंज को हम कोलाइडी सॉल्ट में से गमन करते हैं तो क्या होता है, प्रकाश का मार्ग भैया दिखने लग जाता है हमें, क्लियर, जिसको हम टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, इतना लिख देते। जल योजित फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट में NaCl विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। अब यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड की बात, फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट की बात हो रही है, इसमें NaCl जब हम मिलाएंगे तो विद्युत द्विस्तर सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। यार देखो पेपर जो आप उदाहरण पढ़ते हो ना, उसमें से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अब आप बताओ, मैं कहूँगा कि भाई पेपर बढ़िया आया है, मेरे हिसाब से तो बेस्ट चीज़ है। ठीक है, कोलाइडी सॉल्ट में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। हाँ, ये अलग चीज़ थी थोड़ी, लेकिन जिसने थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ी होगी कर दिया होगा। लेकिन फिर भी चलो मैं इसमें से 2 क्वेश्चन को बोलता हूँ कि हाँ ये 2 क्वेश्चन अपने में सही थे। ठीक है, मैं तीसरे वाले को नहीं मानता, ये हार्ड हो सकता है आप लोगों के लिए। फिर वर्ग 13 के संगत आवर्तों की तुलना में वर्ग 16 के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान सामान्यतः कम होता है, क्यों? अब आयनन एंथैल्पी पे बेस क्वेश्चन, मैं अपने ट्यूशन की बात बता रहा हूँ। आयनन एंथैल्पी पे बेस क्वेश्चन मैंने इतने करा रखे हैं कि आयनन एंथैल्पी क्यों कम होती है, इसकी क्यों ज़्यादा होती है। यहाँ पे 15 और 16 के तत्वों की तुलना करा रहा है, तो क्या आयनन एंथैल्पी की तुलना हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे? अरे आयनन एंथैल्पी किस पे बेस है, आपको बस 15 और 16 की तुलना करके उसको आंसर लिखना था, तो आप आसानी से कर देते, ये छोड़ने वाली चीज़ नहीं थी। फिर ये क्वेश्चन तो मैं क्या ही बोलूँगा, H2O द्रव है, H2S गैस, सिंपल है, आता है, बताया हुआ भी था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, इससे सस्ता क्वेश्चन क्या होगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रयोगशाला विधि दी आपको। सल्फ़र का कौन सा रूप अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है? कौन सा रूप? तो S8 होगा यहाँ पे, 1.5 नंबर का है, थोड़ा लिखना पड़ता है। ठीक है, जब वो वाष्प के साथ क्रिया करता है, अपना रूप चेंज करता है, ये वो, तो आप यहाँ पे कर देते। चलो फिर भी मैं इन क्वेश्चन को नहीं मान रहा, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को ही बोल रहा हूँ कि आपको ये बहुत सिंपल था इसके मुकाबले, किसी के लिए ये भी हो सकता है। ठीक है, फिर रिएक्शन जो आई हैं अपने में सॉलिड रिएक्शन, और हम रिएक्शनों से ऐसी उम्मीद भी लगाते हैं। यहाँ पे आपको एमीन दिया हुआ है, उसमें आपको यहाँ पे रिएक्शन इसकी है। ठीक है, पिरिडीन की उपस्थिति में जब हम NH2 इन सब की रिएक्शन कराते हैं तो बहुत से बच्चों के लिए रिएक्शनें ऊपर से जा रही होंगी। ठीक है, तो चलो मैं मानता हूँ हाँ, लेकिन कुछ कुछ रिएक्शनें इंपॉर्टेंट भी है इसके अंदर, जैसे ये तीसरी वाली। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को इंपॉर्टेंट बोली जाती हैं, फिर भी मैंने 3 नंबर हटा दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 मैंने बिल्कुल ही हटा दिया कि हाँ बच्चों के लिए हार्ड हो सकता है, और इतना तो एक्सपेक्ट हम करके जाते हैं। ऐसी 2 अभिक्रियाएँ जिसमें फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। देखो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने खाली रिएक्शनें और लास्ट के क्वेश्चन बताए थे। अगर मैं ढंग से वीडियो बनाता तो इसमें ये इंपॉर्टेंट रहता ही रहता। बाकी जब हम कोचिंग में पढ़ा रहे थे तो ऐसी चीज़ों पे इंपॉर्टेंट बोल ही दिया था कि आएगा ही आएगा। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब जितनी बार मैंने अपने ट्यूशन में भी कराई हैं ये चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट बोला है और ये इंपॉर्टेंट है।
अब इसमें अगर बच्चों के रिएक्शन ऐसे आते हैं ना कि नहीं बताया हुआ आया ये, तो फिर अब क्या बोलें, ठीक है, फिर कुछ बोले नहीं जा सकता। इसका मतलब वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ वही 50 क्वेश्चन वाले थे, 50 क्वेश्चन पे बेस, और अगर उसमें से आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कुछ नहीं कह सकते उन लोगों का। तो भैया एक सीधी सी बात है, फिर हम लोग पूरे साल क्या करने जाते हैं? जब हमें 50 क्वेश्चन ही पढ़ के जाने हो तो हम पूरे साल किसी के यहाँ क्यों जाते हैं, क्यों टाइम अपना बर्बाद करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग टाइम इसलिए बर्बाद करते हैं अपना क्योंकि हमें तो 50 क्वेश्चन करने हैं। तो भैया ऐसी स्थितियों में ना ही पढ़ो, खासकर केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, ठीक है। पढ़ो समझो इस तरीके से। IUPAC नाम, कोई हार्ड IUPAC नाम नहीं थे, 2 नंबर की चीज़ थी, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से देनी स्टार्ट करोगी 1 2 3 4 5, तो 4 क्लोरो 2,3 डाई मैथिल, ठीक है, पेंट 1 ऑल, ठीक है। इस तरीके से ऐसे यहाँ पे इसका ये ईथर है, दिखने में आ रहा है, तो इस तरीके से आप इनके नाम लिख देते, कर दिया होगा। ये 3 नंबर तो बच्चों के जहाँ तक है मिल गए होंगे, ठीक है। तो अथवा में दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन भी अच्छे दे दिए, अगर ये नहीं आता तो ये कर लो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तो डी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की संरचना, ठीक है। तो फ्रक्टोज और ये जो डी ग्लूकोज है इसकी संरचना 2 नंबर में आई है और पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट रहती है। हर एक बच्चा जिसने ये चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, उसने ये ज़रूर चीज़ करी होगी और इम्पॉर्टेंट हर कोई बोलता है। डी ग्लूकोज की HI के साथ लिखिए, मतलब इस चैप्टर से आपको फ्री के नंबर दिए हैं 3। एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझाएंगे? भैया ज्यूटरायन वगैरह जो बनते हैं अमीनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति, तो अथवा वाला ये क्वेश्चन भी अच्छा था। फिर DNA और RNA के जैविक कार्य, तो ये बायो वालों ने तो वैसे ही कर दिया होगा, और जो अपने मैथमेटिकल वाले हैं उनका भी मुझे लगता है कर दिया होगा। DNA RNA इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। लास्ट के चैप्टर ये है, बहुत से लोग शायद जब तक कोचिंग छोड़ देते हैं तो उन्हें अंदाज़ा नहीं रहता, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कराई हुई। उप सहसंयोजन यौगिक में समन्वय मंडल क्या है, उदाहरण से बताओ। समन्वय मंडल, ठीक है, तो ये सब लोग जहाँ तक मुझे उम्मीद कर ही दिया होगा। क्या होता है ना आप लोगों का, जैसे ये एग्जाम्पल था, मैं आपको बताता हूँ ये चीज़। तो इसमें आपका एक आयन मंडल होता है और एक दूसरा होता है जिसको भारी मंडल कहते हैं, तो इन दोनों के योग को ही समन्वय मंडल हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर की चीज़ थी, ये भी कर दी होगी, लेकिन चलो बहुत से शायद स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो छोड़ सकते हैं। एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है क्यों? ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट रहता है और 1 नंबर में इसका आंसर खाली और खाली क्या आपको करना है भैया, हाइड्रोजन बंद इसका आंसर होता है। आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण, आणविक आकृति, ठीक है, तो आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 डिग्री प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की मैं इन रिएक्शनों को छोड़ रहा हूँ क्योंकि शायद बच्चों के लिए हार्ड हो, लेकिन इतनी हार्ड भी नहीं है, हाँ हो सकती है, छोड़ो। अथवा वाले पे आओ, पाँचों की पाँचों मेरी बताई हुई रिएक्शन आई है जो मैंने आपको बोली थी, ठीक है। 5 नंबर यहाँ पे आपने खींच लिए होंगे, इसमें नो डाउट। अगर आपको याद नहीं होंगी तो अलग बात है, लेकिन पाँचों की पाँचों बताई हुई आई हैं। इसके बाद यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे थे हैबर विधि की, लेकिन आ गई ऑस्टवाल नाइट्रिक एसिड बनाने की, यानी कि HNO3 बनाने की विधि। तो ये भी जिस बच्चे को याद होगी कर दिया होगा। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सिंपल तरीके का ये है, कंसनट्रेट HNO3 के साथ। भैया जब आपने पढ़ी होगी रिएक्शन हाइड्रोजन अधिक होती हैं, हाइड्रोजन से अधिक धातुएं, ये आपने कर दिया होगा। लेकिन अथवा वाले क्वेश्चन को जरा एक बार देखो, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है लेकिन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, तो क्यों? ठीक है, तो भैया ये आपने क्वेश्चन पढ़ रखा होगा, NCl5 नहीं बनता जबकि PCl5 बनता है, सेम वही चीज़ थी उसका आंसर। सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन की अभिक्रिया, सोडियम एजाइड बहुत बार पेपर में आया हुआ है, पुराने पेपर से पढ़ के चले जाए आप लोग, चले जाते होंगे। इस रिएक्शन को देखो, बहुत सिंपल रिएक्शन है ये दोनों आप लोगों की 1 नंबर की, ये भी शायद आप लोगों ने कर दी होगी। इसके बाद अब चीज़ क्या अलग लगी, 30वां क्वेश्चन हमेशा थोड़ा अलग टाइप का आता है, लेकिन यहाँ पे 30वां क्वेश्चन इन्होंने दे दिया कौन से चैप्टर से? भैया चौथे चैप्टर से, जो कि आना भी चाहिए था, नहीं तो ये कहाँ आता। तो अलग थोड़ी सी चीज़ दी है क्वेश्चन की, वो चेंज करिए, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इतना दिया हुआ है, इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा घटकर इतने ग्राम होने पर कितना समय लगेगा, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया की सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। मैं अपने कोचिंग की बात बता रहा हूँ, ये इतनी बार कराई हुई चीज़ें हैं, अगर उसके बावजूद भी चाहे कोई भी कोचिंग का हो, मेरी कोचिंग का स्टूडेंट हो, वो नहीं करके आता है, तो फिर मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। क्या मतलब बोलूँ कि आप किस बेस पे जा रहे हो पेपर देने, ठीक है। खाली जो मैंने 5 क्वेश्चन बताए, अगर इस बेस पे जा रहे हो तो फिर आप पेपर नहीं कर पाते, वाला सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखते, ठीक है। उसमें आप वेग दर समीकरण आपको लिखना आता होगा, भाई 3 नंबर फ्री के दिए, और ये क्वेश्चन तो फिर 2 नंबर में आपने कर ही दिया होगा। लेकिन ज़रा नीचे आ जाओ, ये तो और भी फ्री का नंबर दिया आपको। वेग स्थिरांक की इकाई कोटि पहचान करो, ठीक है। अरे आपको कोटि के लिए एक फॉर्मूला कराया था मैंने,
ठीक है यार, मैं अपने ट्यूशन वालों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने कोचिंग सेंटर में ज़रूर कराया था। ठीक है, एक फॉर्मूला कराया था, उस पे बेस आप आसानी से कर लेते ये भैया एन का मान रख के, एन बराबर 1 रख के, प्रथम कोटि के लिए 0 रख के, और ये आता तो आप बोल देते कि इस कोटि की पहचान ऐसे होगी। इसके बाद 99.9% वाला ये सवाल मैंने आपको बोला ही था इंपॉर्टेंट है, और आ भी गया। तो ओवरऑल जो आपका ये पेपर आया है 2022 का, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे सही से में हार्ड नहीं लगा ये पेपर। कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के थे, लेकिन उनके लिए नहीं थे। मैं अभी भी बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन पेपर 70 में से 60 नंबर करने लायक था। 10 नंबर का मैं बिल्कुल हार्ड बोलूँगा, ठीक है, 10 नंबर का पेपर हार्ड था, जिसमें शायद बच्चे अटके थे। लेकिन 60 नंबर का पेपर सही था, और 40 नंबर का पेपर तो हर कोई करने वाला था। बच्चे कह रहे थे कि ये पेपर बिल्कुल अलग आया, ठीक है, आप 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाएं, जैसे 28वां क्वेश्चन आना चाहिए था ये वाला, तो इसमें 30वां दे दिया, वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिया जिसकी हम शायद से उम्मीद कर रहे थे। तो पेपर बिल्कुल अलग ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें उसी में से आई हैं जो हम मान के चल रहे थे, और केमिस्ट्री ऐसे ही आता है, केमिस्ट्री का पेपर ऐसे ही आएगा, आपको हर तरीके से तैयार रहना है। ओवरऑल पेपर बहुत सही आया था, ठीक है, 10 से 15 नंबर का पेपर हार्ड की कैटेगरी में था, लेकिन सही आया था पेपर। और 25 नंबर तक का जो है हमने जो अपनी इंपॉर्टेंट वीडियो बताई थी उसमें से आया था। तो जैसा भी है पेपर अच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल पे कमेंट करके इस पे वीडियो पे बताना कि आपका पेपर कैसा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।